नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हमारा खास शो हेल्थ इंडिया। और आज हम बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी की। स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये शरीर की दूसरी कोशिका के रूप में भी खुद को ढाल सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कैसे होता है ये सब जानने की कोशिश करेंगे चिकित्सा जगत के दो विशेषज्ञों के जरिए, और उनसे करवा देता हूं आपका परिचय। डॉक्टर निरुपमा त्रिहनपति, अतिरिक्त प्रोफेसर और प्रभारी संकाय आणविक और सेलुलर मेडिसिन विभाग ISBS हमारे साथ मौजूद है। माफ़ कीजिएगा, ILBS हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ सलाहकार हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग, राजीव गांधी सेंटर इंस्टीट्यूट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर निरुपमा, काफ़ी देर हमारी इस पर चर्चा भी हो चुकी है। स्टेम सेल जो मैंने कहा वो तो है ही, क्या उसको और ज़्यादा सरल भाषा में समझा जा सकता है? आपने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है कि स्टेम सेल्स छोटी कोशिकाएं होती हैं जो कि खुद का भी अनुरूप ले सकती हैं और दूसरे अंगों में भी विभाजित हो सकती हैं जी। तो जो ये स्टेम सेल्स जो सबसे अच्छे वाले होते हैं वो किसी भी एम्ब्रियो या भ्रूण से लिए जा सकते हैं, और उससे जो दूसरे नंबर के लिए होते हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड से लिए जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीका है उस और बहुत ही इनएक्सपेंसिव तरीका है उसे लेने का। नहीं तो फिर अडल्ट लोगों से या अडल्ट सेल्स जिसे कहते हैं उससे लिए जा सकते हैं। ये तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं भ्रूण के या अम्बिलिकल कॉर्ड वाले, क्योंकि उनसे कुछ भी आप बनाया जा सकता है। आप नर्व्स बना सकते हैं, कार्डियक मसल्स ली जा सकती हैं, इवन आपका कोई भी मसल्स को आप वो तैयार किया जा सकता है और उसको बहुत सप्लीमेंट किया जा सकता है। इवन ट्रांसप्लांट के साथ भी इसे सप्लीमेंट किया जा सकता है। जी। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, ये स्टेम सेल थेरेपी कब ज़रूरत होती है? किन अवस्थाओं में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, स्टेम सेल थेरेपी का जो विशेष रूप से सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो है बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में जी। क्योंकि जो ब्लड की बीमारियां हैं जैसे कि रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया या रक्त की जन्मजात बीमारियां हैं जैसे कि थैलेसीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया, जिनमें कि बोन मैरो एक तरह से फेल हो जाता है, उन बीमारियों के प्रभावी और एक तरह से पूरी तरह से उसको क्योर करने के लिए जो उपचार सबसे ज़्यादा कारगर है वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ऐसे स्टेम सेल जो कि आपके पूरे रक्त को बनाने में सक्षम हैं, ऐसे एक हेल्दी स्टेम सेल एक डोनर के शरीर से निकाल के और पेशेंट के शरीर में डाले जाएं, तो एक कारगर इलाज है। इसके अलावा और भी स्टेम सेल थेरेपी के कई सारे उपयोग हैं। शरीर में जहाँ भी कोई ऐसी बीमारी या डैमेज या इस तरह का नुकसान हुआ है जहाँ के उनकी कोशिकाएं या अंग नष्ट हो रहे हैं, उन अंगों या कोशिकाओं के दोबारा से रीजनरेशन के लिए स्टेम सेल्स का उपयोग किया जा सकता है जी। डॉक्टर निरुपमा, अभी भारत में क्या अवस्था है? स्टेम सेल थेरेपी कितनी अपनाई जा रही है और क्या चैलेंजेस आपको सामने नज़र आ रहे हैं इस थेरेपी को लेकर? भारत में पहले से तो बहुत ज़्यादा पिछले 10 सालों में इसमें बहुत उन्नति हुई है। लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। इनफैक्ट द मेडिकल टीम्स एंड साइंटिस्ट इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि जो सबसे आसान तरीका हो सकता है जो कि किसी को कोई परेशानी के बिना, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे कि हम स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। और वो हम क्योंकि वो बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो उसको काट के फेंक दिया जाता है, तो अगर मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट उसमें सक्रिय भाग ले
और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में वो तैयार किए जाएं, और उसमें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सस्ता भी वो स्टेम सेल बैंकिंग हो सकता है और सबको मिलने की संभावना भी हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि हर इंसान वहाँ पे जाके बैंक से निकाल सकता है, उसको जो भी उसका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस फॉलो करके बहुत सारी डिजीजेस में काम किया जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर अग्रवाल बहुत काम किया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से। जिस चुनौती की बात कर रहे हैं या फिर जिस बैंक की बात कर रहे हैं वो शायद सरकार के ध्यान में होगी, फिर भी उतनी गति से काम क्यों नहीं हो पा रहा है? तो क्या उसके लिए भी कोई चैलेंजेस हैं? वो एक वजह है जिसकी वजह से उस गति से इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा? निश्चित रूप से सरकार का ध्यान होगा इस क्षेत्र में और होना भी चाहिए। भारत में, हमारे देश में कई ऐसे स्टेम सेल बैंक हैं जो कि प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वो जो कॉर्ड ब्लड है, जो नवजात शिशु का प्लेसेंटा निकलता है उसमें से जो थोड़ी मात्रा में ब्लड प्राप्त होता है, उसको वो सेव करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, क्रायो प्रिजर्व या फ्रीज करके रखते हैं, और वो स्टेम सेल बाद में स्टेम सेल थेरेपी या ट्रांसप्लांट के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पर उन निजी कॉर्ड ब्लड बैंक्स जो हैं उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। सरकार अगर अपना खुद का सरकारी स्टेम सेल बैंक खोलने में अभी समय है तो कम से कम निजी कॉर्ड ब्लड बैंक्स को रेगुलेट कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ नियम इस तरह के लागू कर सकते हैं कि वो एक कॉर्ड ब्लड बैंक का जो उनके अंदर सिस्टम है, जो कॉर्ड ब्लड वो प्रिजर्व करते हैं, उसको पब्लिक के लिए यूज़ किया जा सके। चैलेंजेस की यहाँ पर बात हुई और आपने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में तो काम करना चाहिए। क्या डॉक्टर निरुपमा, क्या ये वजह इसलिए तो नहीं है कि अभी ये स्टेम सेल थेरेपी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल जो है उस जर्नी से गुजर रही है, अभी बहुत काम नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिजीज़ेस के लिए तो अब ये प्रोटोकॉल बन ही चुका है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत सक्सेसफुली ये स्टेम सेल्स यूज़ किए जा रहे हैं, बाहर की दुनिया में भी किए जा रहे हैं और इवन इंडिया में भी किए जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको कहा कि इवन आई के लिए, इवन कार्डियक मसल्स के लिए भी लोग यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कम से कम भी किए जा रहे हैं तब भी हम शुरुआत कर सकते हैं, जो कि इंडिया को बहुत ज़रूरत है स्टेम सेल्स बैंकिंग की। आगे बहुत सारी डिजीज़ेस कवर की जा सकती हैं। हमारा जो डाटा कहता है कि इंडिया में ही टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, इवन इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा है, इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत पेशेंट्स हैं। तो उसमें तो इसका काम किया ही जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल, हाँ बहुत सारी जगह पे एक्सपेरिमेंटल है। जैसे कि ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये स्टेम सेल्स कुछ सिक्रीट भी करते हैं, इवन इसमें साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसकी एक एक्सोसोम्स काइंड या पोटली कह लीजिए, हर सेल वो बनाता है, ये स्टेम सेल भी बनाता है। अगर उस पोटली वाला अगर आप कह सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल पे है तो वो मैं मान सकती हूँ कि वो अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, लेकिन स्टेम सेल्स एज सच एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे नहीं है। बहुत सारी डिजीज़ेस में काम आ रही हैं, काम होता है और उसका इफेक्ट भी देखा जा रहा है। ये बोन मैरो थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी वो दोनों सामान्य हैं, दोनों सेम हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा कुछ अंतर आप देखते हैं? बोन मैरो, बेसिकली बोन मैरो शरीर का एक ऐसा ऊतक या ऐसा अंग है जहाँ के रक्त को बनाने वाले स्टेम सेल्स रहते हैं। तो बोन मैरो एक स्टेम सेल्स का बड़ा सोर्स है। तो लेकिन शरीर के हर अंग में एक अपना स्टेम सेल होता है। जैसे लिवर के अंदर ऐसा स्टेम सेल है जिससे कि पूरा लिवर बन सकता है, कॉर्निया के अंदर ऐसा स्टेम सेल है, आँख के कॉर्निया के अंदर जिनसे कि पूरा कॉर्निया बनाया जा सकता है। तो इस तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये एक चीज़ है जिसमें कि बोन मैरो या ब्लड का जो स्टेम सेल है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक हेल्दी व्यक्ति से लेके दूसरे पेशेंट में, मरीज़ में डाला जाता है। और स्टेम सेल थेरेपी जो है वो थोड़ा अलग है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कुछ अलग है, जहाँ पर के शरीर के कई सारे ऊतक या अंग हैं जो कि ख़राब हुए हैं किसी वजह से, उनका पुनर्निर्माण है या उनको ठीक करना है, उनको रीजेनरेट करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल मिलते हैं
एक्चुअली उनके अंदर वो क्षमता होती है कि वो किसी दूसरे स्टेम सेल में भी तब्दील या चेंज होके दूसरे अंग को भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बोन मैरो स्टेम सेल में प्लूरी पोटेंशियल होता है, यानी वो उनकी क्षमता ज़्यादा है, न कि सिर्फ ब्लड बनाने की बल्कि शरीर के और अंगों को बनाने की भी क्षमता है उनमें। ये डॉक्टर निरुपमा, ये बॉडी के इनर पार्ट्स पर क्या ज़्यादा काम करता है या बाहरी अंगों को भी विकसित किया जा सकता है? जैसे स्किन को, आप स्किन के बर्न्स हैं या स्किन का एक्जिमा है या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको बाहर से ही इंजेक्शन से, जैसे स्टेम सेल जो ग्रोन किए जाते हैं लैब में, वो दे के उसको ठीक किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि ये तो बाहरी अंग है, ऐसे ठीक किया जा सकता है। जैसे नी में है, नी में अपने एक सेल्स होते हैं, अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो नी में बहुत पेन होती है, तो उसको ठीक किया जा सकता है बाहर से एक इंजेक्शन, जस्ट एक इंजेक्शन, लेकिन उस इंजेक्शन में बहुत सारे मात्रा में, मिलियंस की मात्रा में सेल्स होते हैं जो कि स्टेम सेल्स, उसको इंजेक्ट करके ठीक किया जा सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के साथ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ भी इन सेल्स को जोड़ के दिया जाता है, जो बाहर की दुनिया में होता है कि किया जाता है, तो उससे जो ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल रेट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये बाहरी अंग का भी के लिए भी काम किया जा सकता है और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी काम किया जा सकता ये है। डोनर कौन हो सकते हैं? किन लोगों को डोनर बनाकर इन सेल्स को लिया जा सकता है और उसका इस्तेमाल थेरेपी में किया जा सकता है? देखो, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी में जनरली जो पेशेंट है उसका अपना ही स्टेम सेल लेकर उसको एक विशेष ऊतक में विकसित करते हैं, जो ऊतक उसका ख़राब है। फॉर एग्जांपल, अगर घुटना ख़राब है तो स्टेम सेल लेके उसके घुटने के ऊतक में विकसित करके वहाँ पर ट्रांसप्लांट होता है। तो ये उसमें तो पेशेंट का अपना ही स्टेम सेल यूज हुआ। दूसरा है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट। उसके लिए एक हमें हेल्दी डोनर की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए यूजुअली परिवार का कोई सदस्य, विशेष रूप से भाई या बहन, वो एक डोनर बन सकते हैं। कभी कभी माता या पिता में से कोई डोनर बन सकता है, या अगर पेशेंट एडल्ट है या वृद्ध हैं तो उनके बच्चे भी डोनर बन सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में और अपने भारत देश में भी ऐसी रजिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर के कई लोगों ने स्वेच्छा से वॉलंटरीली स्टेम सेल डोनेट करने के लिए अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। उनको हम कहते हैं अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री। और ऐसा अक्सर होता है कि किसी पेशेंट को अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति सूटेबल डोनर नहीं मिल पा रहा तो हम अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्रीज़ में पेशेंट के डीएनए से मैच करता हुआ व्यक्ति तलाश करते हैं, और अगर वो व्यक्ति मिलता है तो हम उससे स्टेम सेल पेशेंट के लिए मांगते हैं। और वो प्रोसेस वॉलंटरी प्रोसेस है बिल्कुल पूरी तरह से, और दुनिया भर में उपलब्ध है। इवन भारत में भी इस तरह के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉमनली होते हैं। लेकिन ये क्या प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होता है, इसलिए लोग थोड़ा सा बचते हैं स्टेम सेल डोनेट करने में? बोन मैरो डोनेशन के लिए तो थोड़ा सा पेनफुल है जी, जहाँ तक, लेकिन और किसी, मतलब आजकल प्रोसेस ये भी आ गया है कि सिंपल ब्लड से भी आप सेल्स थोड़े मिलते हैं, थोड़ी मात्रा में मिलते हैं, उससे भी आइसोलेट करके किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस है जिसे कि और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में बनाया जा सकता है और इस पर थोड़ी और रिसर्च भी की जा सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये है कि रिसर्च करके इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। तो आप पेन जैसे कहते हैं, थोड़ा सा तो आई बिलीव कि बोन मैरो नो गेन विदाउट पेन वाली बात है। अगर कुछ आपको हासिल करना है तो थोड़ा सा पेन कहीं ना कहीं आपको उसको बियर करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। विचार है, मैं चूंकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ जी। स्टेम सेल डोनेशन खुद मेरी निगरानी में सैकड़ों हो चुके हैं। स्टेम सेल डोनेशन एक पेनलेस प्रक्रिया है जिसमें कि ज़्यादातर मामलों में हमारे जो डोनर हैं, हेल्दी डोनर, उनके ब्लड में से स्टेम सेल्स को सेपरेट करके निकाला जाता है। और वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि दर्द नहीं होता है। हाँ, आपको कुछ निडल्स तो लगाने पड़ते हैं स्किन में। तो ये प्लाज्मा से कुछ मिलती जुलती है? नहीं, प्लाज्मा भी शायद पूरे खून से निकाला जैसे जाता है, ब्लड में पूरे से होल ब्लड से कोई भी कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। प्लेटलेट्स को सेपरेट किया जा सकता है, प्लाज्मा को कर सकते हैं, इसी तरह से स्टेम सेल्स को भी सेपरेट किया जा सकता है। ये बहुत ही सामान्य प्रोसेस है और ज़्यादातर ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की सुविधा है वहाँ पर ये आराम से होता है। यानी बोन मैरो में थोड़ा सा दिक्कत है। अगर बोन मैरो डोनेशन होना है, जहाँ पर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का बोन मैरो ही लेना है, वो प्रोसेस
जनरल एनेस्थीसिया में बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर के अंदर किया जाता है। तो उस तरह से जनरल एनेस्थीसिया में किया जाने वाला प्रोसीजर का पेन पेशेंट को एहसास नहीं होता है, डोनर को। बट हाँ, वो प्रोसीजर ऐसा है जिसमें कि डोनर जो हैं जिन्होंने स्टेम सेल देना है उसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि उनको एनेस्थीसिया या बेहोश किया जाएगा और उनके बोन से, हड्डी में से बोन मैरो लिया जाएगा। बट वो प्रोसीजर भी सेफ़ है, वो पूरी तरह सेफ़ है। सेफ तो है, लेकिन क्या जो डोनर होता है और स्पेशली बोन मैरो डोनर, उसको किसी तरीके की कमज़ोरी आ जाती है, उसको रिकवरी की ज़रूरत होती है? अगर होती है तो वो रिकवरी कितने समय में होती है? कोई समय अवधि भी तय है क्या? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि जनरल एनेस्थीसिया में दिया जाता है और पेनलेस होता है, उसमें रिकवरी की ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि बोन मैरो अपने आप बनती रहती है। जो दी जाती है उसका एक समय होता है, वो खुद ही बन जाएगी। उसमें रिकवरी ऐसा नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वो डे प्रोसीजर है। एक ही दिन में इंसान डोनर देता है और वो चला जाता है। और ऐसी कोई उसको कहा नहीं जाता है कि आपको बेड रेस्ट चाहिए या आपको बहुत अच्छे से खाना चाहिए कि एक्स्ट्रा खाना चाहिए। जो नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर में इसको माना जाता है। जी, एक व्यक्ति कितनी उम्र तक, क्या कोई उम्र तय है कि वो बोन मैरो डोनेट कर सकता है, या कोई उम्र किसी भी उम्र में कर सकता है? वैसे तो जब हम लोग करते हैं तो प्रेफर करते हैं कि 60 तक इंसान दे सकता है। अच्छा। 60 के बाद थोड़ा सा बंदिश होती है, लेकिन अगर इंसान फिट है और बहुत ही ज़रूरत है फैमिली मेम्बर्स में तो वो भी दिया जा सकता है। उसको सिर्फ एक देखा जाता है कि उसकी ब्लड काउंट्स कितने हैं और उसके जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने के वो फिट माना जाता है, तो उसमें से लिया जा सकता है। यानी बोन मैरो हो चाहे स्टेम सेल्स हो, अगर आप अपने शरीर से खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं निकाल कर, तो उसको मैच कराने की ज़रूरत नहीं होती, या उसको भी मैच कराना होता है? वो तो अपना ही है, तो वो मैच नहीं की जाती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी कल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए कि कल मुझे किसी बीमारी ने घेर लिया और मुझे इन स्टेम सेल्स की आवश्यकता हुई, तो आज क्या मैं डोनेट करके प्रिजर्व करके रख सकता हूँ क्या? इस चीज़ की संभावना बहुत ही कम होती है कि आपका अपना स्टेम सेल, जैसे कि आप बच्चों का कॉर्ड ब्लड भी रखा जाता है, इस उम्मीद में रखा जाता है कि अगर वो बच्चा बड़ा होकर किसी बीमारी से ग्रसित होगा तो वो कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल उसके काम आएंगे। लेकिन इस चीज़ की संभावना नगण्य है, ना के बराबर है कि वो काम आएगा। दूसरा, ज़्यादातर जो बीमारियां जिनमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक हेल्दी डोनर से स्टेम सेल चाहिए, उनमें अपना स्टेम सेल कारगर होता नहीं है। उनमें स्टेम सेल्स का जो यूज़ है या उसका मकसद है वो है कि पेशेंट के अंदर जो कैंसर या बोन मैरो फेल हुआ है उस चीज़ से भी लड़ना, और उसमें मरीज का अपना स्टेम सेल नहीं लड़ पाएगा। अच्छा। उसमें वो चाहिए कि वो स्टेम सेल दूसरे शरीर से आया हो। नहीं, जैसे अभी नी प्रॉब्लम की बात की, रीजनरेशन एक अलग बात है। रीजनरेशन एक अलग बात है। अपने ही शरीर का कोई अंग को रीजनरेट करना है, उसमें हमारा अपना स्टेम सेल काम आएगा। उसमें आप चाहे आज रखें या उसी वक्त निकालें, वो एक ही बात है। तो जितनी मैं आपकी बात समझ पाया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये थेरेपी तो शॉर्ट है, कहीं ना कहीं 100% जो है कारगर है। तो थोड़ी महंगी होने की वजह से लोग इस और ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, वजह क्या है? वापस मैं आपको बताऊंगा, दो अलग बातें हैं। स्टेम सेल थेरेपी थोड़ा अलग है, ट्रांसप्लांट अलग है। अब हम स्टेम सेल थेरेपी की बात करते हैं जी। स्टेम सेल थेरेपी में ज़्यादातर लोग क्यों नहीं करा पाते हैं? उसकी वजह उपलब्धता, सुविधाएं नहीं है सब जगह। वो एक्सपर्टीज़, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो ये थेरेपी दे सकते हैं वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। दूसरा, स्टेम सेल थेरेपी के लिए जो स्टेम सेल्स की प्रोसेसिंग है, जो उसको तैयार करना है, ऊतक में विकसित करना है, वो सुविधाएं हर जगह उपलब्ध नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि गंभीर हैं लेकिन वो पूरी तरह से ठीक भी हो सकती हैं स्टेम सेल थेरेपी से। और जहाँ तक दूसरा जो इलाज है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, उसकी सुविधा भारत में बहुत जगह पर उपलब्ध है। आज की तारीख में कम से कम 3 से 4 हज़ार पेशेंट्स हर साल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट इंडिया में करा सकते हैं। ज़रूरत और भी है, बट इतना है, ये बहुत अच्छा फिगर है। अच्छी बात है कि इतना विकसित हो पाए हैं और ये उपलब्ध है। इसमें निश्चित रूप से एक ये महंगा इलाज है, खर्चीला इलाज है। इवन कुछ सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर ये उपलब्ध है, वहाँ भी ये खर्चीला इलाज होता है।
तो उसमें भी सरकार को मदद करनी चाहिए और वो करती है। आज की तारीख में थैलेसीमिया जैसी बीमारी के लिए सरकार 10 से 12 लाख रुपए की मदद करती है बच्चों की, और भारत में 7 ऐसे सेंटर हैं जहां थैलेसीमिया का बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सरकार की मदद से मुफ्त हो रहा है। तो इस तरह से सरकार ने निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम किए हैं इस क्षेत्र में, इस फील्ड में। स्टेम सेल थेरेपी में भी उसकी ज़रूरत है। जी, स्टेम सेल थेरेपी में क्या कुछ कोऑर्डिनेशन सरकार के साथ किया जाना चाहिए मेडिकल वर्ल्ड का, और विशेष रूप से भारतीय चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोगों का क्या कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी है, या क्या वजह क्या है कि इस चीज़ को और गति अभी नहीं दी जा सकी? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि कोई कमी नहीं है। सरकार अपने जैसे बोला गया इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं जहाँ पे इस एरिया में रिसर्च भी हो, जहाँ पे मेडिकल सेंटर भी वहीं का हो, और जहाँ पे प्रोसेस करने के लिए भी स्टेम सेल्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के ही हो, तो वो और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। क्योंकि स्टेम सेल बैंकिंग जैसे कि पहले से ही बोला गया है कि अभी भी प्राइवेटाइजेशन में है ज़्यादातर। जी। तो उसके लिए अगर स्टेम सेल बैंकिंग आपकी गवर्नमेंट की होती है और बहुत मतलब हर स्टेट में एक सेंटर होता है कम से कम, तो उससे बहुत सहूलियत होएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अब भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं। कम से कम 90% तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए क्या डॉक्टर अग्रवाल जन भागीदारी तय करना ज़रूरी है, और जन भागीदारी तय करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे हेल्थ मिनिस्ट्री को, चिकित्सा जगत को? निश्चित रूप से एक तो ये आवश्यकता है कि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, सरकारी क्षेत्र के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उनमें ये विभाग विकसित हो धीरे धीरे। और साथ ही जो डॉक्टर्स और आम आदमी हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियों में स्टेम सेल थेरेपी कारगर है, कहाँ कहाँ उपलब्ध है, इस तरह की जागरूकता का अभियान हो, इस तरह की जागरूकता उनमें फैलाई जाए, तो निश्चित रूप से कई सारे पेशेंट्स हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। लाभ भी मिलेगा, और अगर इस तरीके के स्टेम सेल बैंक बढ़ते हैं देश में, तो जो कीमत बताई जा रही है, जो बताया जा रहा है थोड़ा सा महंगा इलाज है, वो सस्ता भी हो सकता है। बहुत सस्ता हो जाएगा, और उससे अवेयरनेस आने से अगले 10 सालों में उसमें लोगों का डोनेशन का भी बहुत ज़्यादा रहेगा कि हमें भी डोनेट करना है। भारत से बाहर की अगर बात करें तो क्या स्थिति है स्टेम सेल थेरेपी की? वहाँ पे सर्टेनली भारत से ज़्यादा ये प्रोसेस किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा उस पे सोच विचार और ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पर भी काफ़ी रिजर्वेशन है। क्योंकि अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि उनकी दुनिया में सभी लोगों को अवेयरनेस है, वहाँ पे भी उतना ही एक्सेप्टेंस रेट में कमी है जितनी की नहीं भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे अवेयरनेस जैसे भारत देश में थोड़ी कम होगी, ऐसा है कि हमें ज़्यादा बढ़ा के हम उनके साथ उनके सामान्य ही काम किया जा सकता है। तो डॉक्टर अग्रवाल, लाइलाज बीमारियों का इलाज भी इससे जो है संभव है, लेकिन अगर लोगों को कहे कि इस थेरेपी की तरफ आप रुझान करें, तो हमारे सामने तकनीक की चुनौती है, हमारे सामने सेंटर्स की चुनौती है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी है। फिर अगर इस तरफ रुझान बढ़े तो कैसे बढ़े? मेरे विचार से तकनीक और इलाज की सफलता के मामले में हमारा देश बाहर की दुनिया से पीछे नहीं है, विदेशों से, स्पेशली जो वेस्टर्न पाश्चात्य देश हैं। लेकिन जो एक गैप है वो है कि उपलब्धता कम है। भारत देश में कुछ ही ऐसे हॉस्पिटल्स या सेंटर्स हैं जहाँ के इस स्टेम सेल थेरेपी के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से सरकार को चाहिए कि कोर्स विकसित हो, स्टेम सेल थेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज विकसित हों। अलग अलग स्टेट्स में जहाँ जहाँ एम्स और बड़े मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ इस तरह के विभाग बने, तो ये एक सारे जनमानस तक ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम जो है पहुंच पाएगा, स्टेम सेल थेरेपी का लाभ पहुंच पाएगा, तो इसकी ज़रूरत है। जी, चलिए, बहुत सारे बिंदु यहाँ पर हम लोगों ने न केवल उठाए, आपने बहुत करीने से उन बिंदुओं को समझाया भी, और हमारे तमाम दर्शकों को भी स्टेम सेल थेरेपी के बारे में समझ में आया होगा, और इस क्षेत्र में सरकार और काम करेगी, और मेडिकल जगत भी
ज़्यादा अनुसंधान करेगा और नए कोर्सेज भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो इस थेरेपी की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान होगा। डॉक्टर निरुपमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैंने आपका नाम गलत ले दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और डॉक्टर अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ इंडिया में आज के लिए इतना ही। हेल्थ इंडिया में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ और नए चिकित्सा जगत के मेहमानों के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।